Hello everyone. Today we are discussing about the cancer. What is cancer और कैंसर को कैंसर क्यों कहा जाता है और कैंसर जानलेवा क्यों है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कैंसर का सिंबल क्रैब है और जैसे क्रैब अगर किसी इंसान को पकड़े तो उसे आसानी से छोड़ता नहीं, वैसे ही कैंसर है। एक क्रैब की पकड़ स्ट्रांग होती है, वैसे ही कैंसर टिश्यू को स्ट्रांग पकड़ लेता है। जैसे कि क्रैब पकड़ने के बाद आसानी से छोड़ता नहीं, वैसे ही कैंसर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वो फैलता जाता है। और कैंसर सिर्फ एक डिसीज नहीं, वो कि हमारे पूरे कंट्रोल सिस्टम का फेलियर है। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो कोई भी चेंजेस या कुछ भी होता है, उसका शुरुआत उसकी शुरुआत एक सेल से होती है। तो डिस्कस करते हैं कि एक नॉर्मल सेल में और एक एबनॉर्मल सेल या कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है और इसमें किसी कारणवश चेंजेस आते हैं और वो एक एबनॉर्मल सेल बन जाता है और इस चेंज को ही ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल सेल क्या है। एक नॉर्मल सेल डिसिप्लिन वाला होता है, उसे एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल यानी कि कब डिवाइड करना, कितना डिवाइड करना, कब मरना, यानी कि सेल की डेथ कब होती है, ये भी। और एक नॉर्मल सेल उतना ही ग्रो करता है जितना कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है। वो जरूरत से ज्यादा ग्रो नहीं करता। इसलिए क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सेल्स ज्यादा से ज्यादा डिवाइड क्यों नहीं होते और हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जो सेल्स है, नॉर्मल सेल है, वो उतना ही ग्रो करता है जितनी कि हमारी बॉडी को जरूरत है। तो अब डिस्कस करते हैं कैंसर सेल के बारे में। कैंसर सेल एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर को इग्नोर कर देता है और कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है और इसी वजह से न्यू कैंसरस सेल बन जाती है। और ये नॉर्मल सेल की तरह मरता नहीं, इसमें एक्सेस सेल डिवीजन होती है। अगर सोचिए कि एक सेल है और इसमें लगातार डिवीजन हो जाए तो वो क्या होगा? वो हाईली ग्रो करेगा, यानी कि वो एबनॉर्मली हाईली ग्रो करता है और इसे ही ट्यूमर कहते हैं। अभी मान लीजिए कि इस स्पेसिफिक एरिया में सेल्स है, मतलब इस स्पेसिफिक एरिया में 100 सेल्स है और इस एरिया में 1000 सेल्स, इसी एरिया में, यानी कि इस एरिया में किसी कारणवश चेंज आ गया और यहाँ पे 100 सेल्स डिवाइड होके 1000 बन जाए, लेकिन एरिया उतना ही है। तो क्या होगा? यहाँ की साइज इंक्रीज होगी और इसे ही ट्यूमर कहते हैं। What is tumor? That is extra excessive cell division leading to abnormally high growth. जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के, इसी स्लाइड में लिखा है a normal cell is regulated by external growth factor which decides when and how much the cell has to divide and also when the cell has to die. यानी कि एक नॉर्मल सेल रेगुलेट करता है एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर से और उसी से डिसीजन होता है कि वो कितना ग्रो करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा और कब मरेगा। अ कैंसर सेल डोंट रिक्वायर्ड और गेट रेगुलेटेड बाय अ एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर, कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस न्यू कैंसर सेल, दे डोंट डाई लाइक अ नॉर्मल सेल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ये एक नीट एस्पिरेंट है, नॉर्मल सेल, जो कि डिसिप्लिन नीट एस्पिरेंट है, और ये अनडिसिप्लिन नीट एस्पिरेंट है, ऐसा मान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक नॉर्मल सेल में किसी कारणवश चेंज आता है और एबनॉर्मल सेल या
कैंसर सेल में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक नॉर्मल सेल में चेंजेस होता है और वो एबनॉर्मल सेल या कैंसर सेल बन जाता है और इस चेंज को ही ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और और एक ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इससे कंट्रोल सिस्टम ऑफ नॉर्मल सेल डैमेज होता है। इसमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रोल सिस्टम ऑफ नॉर्मल सेल डैमेज होता है। कैंसर सेल्स एक्टिवेट होते हैं दैट लीड्स नॉन स्टॉप डिवीजन। जैसे कि अगर डिवीजन पे कंट्रोल नहीं होगा और वो डिवाइड करेंगे 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 तो वहां पे ट्यूमर बन सकता है दैट लीड्स टू कैंसर। एक नॉर्मल सेल के पास और एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन तो डिस्कस करते हैं कि कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है। समझिए ये एक नॉर्मल सेल है और दूसरा नॉर्मल। अगर दो नॉर्मल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। है कि नॉर्मल सेल फॉलो कांटेक्ट इनहिबिशन और कैंसर सेल डज नॉट फॉलो कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक ज़ॉम्बी है, एक ज़ॉम्बी है। वो क्या करेगा? अगर एक इंसान को काटेगा तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी हो जाएगा। तो ये वाला इंसान भी दूसरे इंसान को काटेगा और उसे भी ज़ॉम्बी कर देगा और ये वाला भी दूसरे को, मतलब ये ज़ॉम्बी जैसे एक दूसरे को काटते फिरते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। वैसे ही ये कैंसर सेल्स अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान किसी को काटेगा तो वो क्या, मतलब नॉर्मल इंसान किसी को काटता नहीं है, उसके पास शर्म होती है, वो किसी को काटेगा नहीं। वैसे ही नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कांटेक्ट इनहिबिशन फॉलो करते हैं, लेकिन कैंसर सेल कांटेक्ट इनहिबिशन फॉलो नहीं करते। अगर कोई स्कूल में सारे टीचर्स ज़ॉम्बी हो जाए तो क्या वहाँ पढ़ाई होगी? नहीं होगी। या किसी हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स ज़ॉम्बी हो जाए तो क्या वहाँ इलाज होगा? नहीं, वहाँ भी इलाज नहीं होगा। वैसे ही मतलब वो लोग अपना काम छोड़ के सिर्फ डिवाइड करना और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करना चाहेंगे। वैसे ही भी ये कैंसर सेल्स करते हैं, वो अपना कोई भी काम नहीं करते जो कि वो टिश्यू का या ऑर्गन का काम है, और वो सिर्फ डिवाइड करते रहते हैं और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। तो जानते हैं कि कैंसर, एक सेल में कैंसर हो वो दूसरे सेल में कैसे पहुंचता है? तो एक ट्यूमर है जो कि किसी एक ऑर्गन का है, यानी कि इन सोर्स ऑर्गन है इस ट्यूमर का, ये मेन ऑर्गन है मानिए। और वो दूसरे ऑर्गन में भी फैलता है, ट्यूमर इन अदर ऑर्गन, दैट इज सैटेलाइट ट्यूमर। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी में कैंसर है, उसमें कैंसर सेल्स होंगे, तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू
हमारे लिवर में जाएगा और वहाँ भी कैंसर सेल्स डिवाइड करके वहाँ भी कैंसर होगा। तो ये हो गया लिवर मेन सोर्स, और ये सैटेलाइट सैट मेन, और ये हो गया सैटेलाइट। और ये जो प्रॉपर्टी है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता है, ये मेटास्टेसिस कहलाती है। और यही एक डेंजरस फीचर है कैंसर का। इसी वजह से कैंसर जानलेवा है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह फैलता है। तो कैंसर की डेफिनेशन देखते हैं। कैंसर इज एन abnormal, uncontrolled division of cells without any differentiation that invade the destroy of surrounding tissue। ये वही है जो मैंने पढ़ाया है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन है कैंसर। कैंसर गेट cancer cells get detached from the main site of origin and travel by blood and lymph to sites of to site distant from the original tumor and form fresh colonies called as metastasis और secondary growth। यानी वो डिटैच्ड होते हैं और हमारे ब्लड या लिम्फ के मदद से दूसरे सिस्टम या ऑर्गन में चले जाते हैं, ओरिजिनल ट्यूमर से सेकेंडरी ट्यूमर। और इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो हमारे अंदर एक ऑन्कोजिन होता ही है, अगर वो एक्टिवेट हो गया तो वो हमारे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करता है। तो ये देखते हैं कि एक ऑन्कोजिन के एक्टिवेशन के क्या क्या कारण होते हैं। पहला तो है ऑन्कोजेनिक वायरस, इससे एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजिन होता है। और दूसरा है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि केमिकल्स, रेडिएशन, टेम्परेचर, इंजरी या फिजिकल इरिटेशन। केमिकल्स जैसे कि टबैको, टेम्परेचर, हॉट टी और बेवरेजेस, एनी फिजिकल इंजुरी या क्रोनिक अल्सर। और फिजिकल इरिटेशन, अगर हम हमारी टंग को उसमें पीक करते हैं, उसकी वजह से टंग का कैंसर हो सकता है। दिस आर द एग्जाम्पल्स। तो इस वजह से एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजिन होता है और इससे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं टाइप ऑफ कैंसर। मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, इपिथेलियल वाला, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड कैंसर। कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कैंसर ऑफ डब्ल्यूसी होता है। क्या आपको पता है कि आरबीसी का कैंसर क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, तो इससे डिवीजन नहीं हो सकती, इसलिए कैंसर कैंसर हमेशा डब्ल्यूबीसी का होता है। इसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू में 2 प्रकार के, एक ग्लैंडुलर टिश्यू और एक इपिथेलियल लाइनिंग। ग्लैंडुलर टिश्यू के कैंसर को एडिनोमा कहते हैं और इपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। एग्जाम्पल्स, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट और इसका एग्जाम्पल है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में 4 टाइप्स, लिम्फर टिश्यू को लिम्फर टिश्यू का कैंसर, एडिपोस टिश्यू का कैंसर, मसल और ग्लायल टिश्यू। लिम्फर टिश्यू के कैंसर को लिम्फोमा, एडिपोस टिश्यू के कैंसर को लिपोमा, मसल के कैंसर को मायोमा और ग्लायल टिश्यू के कैंसर को
ग्लियोमा कहते हैं। ये ब्रेन कैंसर है जो ग्लायल सेल से शुरू होता है, और ग्लायल सेल्स आपको पता ही है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है। Now let us understand how cancer is diagnosed, how doctors confirm whether cancer is present or not. Firstly, blood examination. हमारे ब्लड में WBC की काउंट बढ़ जाती है, उससे डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि ब्लड कैंसर है। सेकेंड, ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स माने एक सब्सटेंस रिलीज्ड बाय कैंसरस टिश्यू होता है, और वो कैंसरस टिश्यू जो सब्सटेंस छोड़ते हैं हमारे ब्लड में, उससे हम पता करते हैं कि कैंसर है कि नहीं। Prostate species antigen, that is PSA, in prostate cancer, alpha fetoproteins in liver cancer, alkaline phosphate in bone cancer। तो आपको समझ आ गया होगा कि ट्यूमर मार्कर्स क्या है। एक कैंसरस टिश्यू हमारे ब्लड में एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और अगर वो सब्सटेंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो उससे डॉक्टर्स पता करते हैं कि कौन सा कैंसर है। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी में सस्पेक्टेड टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि उसमें कैंसर सेल है या नहीं। लेट मी चेंज दिस स्लाइड फर्स्ट। थर्ड इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, और उसमें पहला है बायोप्सी। बायोप्सी में हमारा वो पार्ट जो कैंसरस है वो नोच लिया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि उसमें कैंसरस सेल प्रेजेंट है या नहीं। Small part of suspected tissue is examined under microscope. Second is pap smear. ये ज्यादातर सर्विकल कैंसर इन वुमन उसके लिए है। थर्ड इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC। इसमें सस्पेक्टेड एरिया से फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है और उसमें कैंसर सेल्स है कि नहीं वो एग्जामिन किया जाता है। फ्रॉम सस्पेक्टेड एरिया फ्लूइड इज कलेक्टेड which carries cancerous cell to be examined. रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक टेक्निक। इस टेक्निक में बिना किसी सर्जरी के या टिश्यू बिना किसी रिमूवल ऑफ टिश्यू के, बिना किसी सर्जरी के या बिना रिमूवल ऑफ टिश्यू के कैंसर डिटेक्ट किया जाता है। हमें कह सकते हैं कि हमें विजुअल मिलता है कि हमारे बॉडी पार्ट में कहाँ कैंसर है। This is to detect abnormality, high density of soft tissue suspected of cancer. इसमें आता है हमारा एक्सरे जो कि आयोनाइजिंग है, USG दिस इज नॉन आयोनाइजिंग, CT स्कैन आयोनाइजिंग है, और MRI नॉन आयोनाइजिंग है। आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जिसमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है, इतनी हाई एनर्जी होती है कि वो एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, जिससे हमारा डीएनए डैमेज होता है, जिससे हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। तो ज्यादातर आयोनाइजिंग नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे नॉर्मल सेल्स म्यूटेट करके कैंसर सेल भी बन सकते हैं। आयनाइजेशन रेडिएशन डीएनए तोड़ देती है, म्यूटेशन करती है। इस इतना ही पढ़ना है नीट के लिए। इससे आगे का आप MBBS में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है।
तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में पहले आती है सर्जरी। इसमें हमारा वो टिश्यू रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ कैंसर टिश्यू along with associated lymph node, effective in early stages। सेकेंड है कीमोथेरेपी। ये कैंसरस टिश्यू को ये कैंसर सेल को किल करती है केमिकल की मदद से। किलिंग द कैंसरस सेल्स बाय केमिकल्स, इफेक्टिव विद सर्जरी इन स्टेज 1, 2 एंड 3। थर्ड है रेडियोथेरेपी। जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं, फास्ट डिवाइडिंग कैंसर सेल्स, इसे किल करती है रेडियोथेरेपी। किलिंग द फास्ट डिवाइडिंग कैंसर सेल्स बाय रेडिएशन डन along with surgery within the stage 2 and 3। फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी। ये अंडर रिसर्च है। नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कैंसर का वो ट्रीटमेंट है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान कर मार सके। ये अंडर रिसर्च है। यूज ऑफ इंटरफेरॉन एंड मोनोकोलोनियल एंटीबॉडी टू डिटेक्ट एंड किल कैंसर इन अर्ली स्टेज। ये अंडर रिसर्च है। यूज ऑफ इसमें इंटरफेरॉन और मोनोकोलोनियल एंटीबॉडी यूज होते हैं जो डिटेक्ट और किल करती है कैंसर को। व्हाट इज मोनोकोलोनियल एंटीबॉडी? ये एक लैब में बनाई गई एंटीबॉडी है जो डायरेक्ट कैंसर सेल को टारगेट करती है। इंटरफेरॉन एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सेल्स बनाते हैं। ये कैंसर सेल की ग्रोथ को स्लो करता है और इम्यून सिस्टम को उन्हें डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा कैंसर खत्म होता है। नीट के लिए बस इतना ही पढ़ना है। जितना मैंने पढ़ा है उससे आप एनसीईआरटी रीड करके इस टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पेज पे भी देने वाली हूँ, वो भी ट्राई कीजिएगा। बाय।